नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोकर राम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ, तो आप ध्यान लगाकर सुने। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में, जो कि सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो यह कोशिका झिल्ली सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। मतलब जितने भी जीव है सभी जीवों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, उन जीवों के अंदर कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब जिन जीवों के, जैसे मान लो पादप है, जीवाणु है, और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कवक में पाई जाती है। तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से बाहर पाई जाती है, और कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, जबकि ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह सजीव होती है। कोशिका झिल्ली है वो सजीव होती है। तो कोशिका झिल्ली सजीव होती है, प्लस सभी जीवों के अंदर यह पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो जीवाणु, कवक और प्लांट, इनके अंदर पाई जाती है। सभी जीवों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि कोशिका झिल्ली सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। अंग्रेजी में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह झिल्ली जो है यह चयन करके पदार्थों को, अंदर से पदार्थों को बाहर डालना है, उनका भी चयन करके उसका निष्कासन करेगी। बाहर से किसी पदार्थ को अंदर लेना है तो उसका भी चयन करके फिर इसको अंदर प्रवेश करवाती है। इसलिए इस झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। चयनात्मक पारगम्य, कोई भी पदार्थ है उसका पहले सिलेक्शन करेगी, चुनाव करेगी, और उसके बाद में उसको बाहर डालना है तो बाहर डालेगी, अंदर प्रवेश करवाना है तो अंदर प्रवेश करवाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और यह जो कोशिका झिल्ली होती है यह जीव द्रव्य को घेरे रहती है, इसलिए कई बार इसको जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है, तो जीव द्रव्य कला भी इसी को कहा जाता है। अब यदि हम इसके संगठन की बात करें कि जो कोशिका झिल्ली है इसका निर्माण किससे होता है, यदि हम इसके संगठन की बात करते हैं, संगठन की बात करें कि इसका निर्माण किससे होता है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से होता है। कार्बोहाइड्रेट, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड, और मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलिपिड। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यदि इनके बारे में बात करें तो ये मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो वसा है, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलिपिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वसा के साथ या प्रोटीन के साथ पाया जाता है। अब यहां पर इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिपिड है, जो वसा है, वो फास्फोरस के साथ मिलकर फॉस्फोलिपिड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? फॉस्फोलिपिड। हम ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर फॉस्फोलिपिड पाया जाता है।
और यह जो फॉस्फोलिपिड होता है, यह फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसके साथ साथ इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, ये जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन के कारण ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर पारगम्यता का गुण पाया जाता है। प्रोटीन के कारण इसमें पारगम्यता का गुण पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली में जो पारगम्यता का गुण पाया जाता है वो किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। अब ये कोशिका झिल्ली सजीव होती है और इसमें तरलता का गुण पाया जाता है, किसके कारण होता है? फॉस्फोलिपिड के कारण। अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, मतलब मेनली वसा और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1 से 1.5%, मतलब 1 से 1.5% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे कम इसकी मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसका जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन इसका जो रोल है, इसका जो कार्य है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे। जो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है इसका काम है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब कोशिका से कोशिका की पहचान करना, पहचान सुनिश्चित करना इसका कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है पहचान सुनिश्चित करना। पहचान कैसे? उदाहरण से समझते हैं। पहचान कैसे स्थापित करेगा? मतलब एक ये कोशिका है, दूसरी ये कोशिका है। अब ये दोनों कोशिकाएं एक ही जाति की है या नहीं है, इसका निर्धारण या इसकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे शुक्राणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? शुक्राणु कोशिका है। अब यह शुक्राणु कोशिका अपनी जाति के अंडाणु के साथ निषेचन का कार्य करेगी। मतलब ये हुआ कि शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु की पहले क्या करता है? पहचान करता है। पहचान करने के बाद में यह उससे संपर्क स्थापित करता है। यदि दूसरी जाति का अंडाणु है तो शुक्राणु उस अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। तो ये गुण किसके कारण होता है? ये गुण उस कोशिका झिल्ली के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके कारण होता है। इसके अलावा एक और उदाहरण समझते हैं। जब अंग प्रत्यारोपण का कार्य होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस दौरान क्या होता है? एक व्यक्ति के अंदर जैसे मान लो हार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति का हार्ट डाल दिया, या एक व्यक्ति के अंदर किडनी काम नहीं कर रही है तो दूसरे व्यक्ति की किडनी डाल दी। अब दूसरे व्यक्ति की किडनी डाल तो दी, लेकिन वह किडनी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, यह जो कार्य है यह कार्य किसका है? इस कार्बोहाइड्रेट का है। मतलब उसी जाति से है, उसी जाति का वो अंग है, उसको यह एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो यह रिजेक्ट करेगा। यहां पर जाति से आगे हम बात करते हैं तो यह एंटीजन, एंटीबॉडी, वो बातें भी आ जाती है। उसी जाति का होने के बावजूद भी, जैसे रुधिर के बारे में बात करते हैं, रुधिर में क्या होता है? एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो वो एक ही जाति का है, उसके बाद में भी उसको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, तो वो बात यहां पर भी लागू होती है। तो कोशिका कोई भी हो, कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह कार्बोहाइड्रेट कोशिका से कोशिका की पहचान करवाता है, और ये इस कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है। इस तरह से हमने देखो कोशिका झिल्ली के बारे में बात की। कोशिका झिल्ली सजीव होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। संगठन की बात करते हैं तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलकर ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। इस प्रोटीन के कारण कोशिका झिल्ली में पारगम्यता पाई जाती है,
और ये जो वसा है ये फास्फोरस के साथ मिलकर फास्फोलिपिड का निर्माण करती है। इससे कोशिका के अंदर तरलता का गुण आ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, 1 से 1.5% होता है, जबकि इसका जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रोल किसमें होता है? ये कोशिका से कोशिका की पहचान स्थापित करने का कार्य करता है। और शुक्राणु अंडाणु के बारे में बात की है। एक जाति विशेष का शुक्राणु जाति विशेष के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। और अंग प्रत्यारोपण के दौरान भी इस कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अंग जो रोगी के शरीर में डाला गया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, वो यह कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। अब नेक्स्ट हम इस क्लास के अंदर और बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है इसकी संरचना कैसी होती है। कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यदि पादप कोशिका है तो, यदि जीवाणु कोशिका है तो, यदि कवक कोशिका है तो। बाकी यदि ये कोशिका नहीं है तो अन्य में कोशिका झिल्ली है वो बाहर की ओर पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार की होती है और कौन कौन से पदार्थ इसमें होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मॉडल दिए गए। सबसे पहले इसकी संरचना का एक मॉडल दिया गया, सैंडविच मॉडल। मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल। वैज्ञानिक थे डेनियली और डॉब्सन। तो डेनियली और डॉब्सन इनके द्वारा सैंडविच मॉडल दिया गया और इन्होंने ये कहा कि एक जो ब्रेड होती है, ब्रेड में मसाला कैसे होता है, मसाले ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर मसाला धसा हुआ होता है, उस तरह से इस कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे बाहर झिल्ली है तो सबसे बाहर क्या होता है? प्रोटीन। सबसे अंदर क्या होता है? प्रोटीन। बीच में क्या होता है? बीच में होता है फॉस्फोलिपिड। मतलब बाहर प्रोटीन, अंदर भी प्रोटीन और बीच में फॉस्फोलिपिड। इस तरह से जो सैंडविच मॉडल है इसमें कोशिका झिल्ली के 3 आवरण बताए गए, मतलब 3 स्तर या 3 लेयर बताई गई। सबसे बाहर, मध्य और अंदर की ओर। सबसे बाहर प्रोटीन, सबसे अंदर प्रोटीन और बीच में क्या है? फॉस्फोलिपिड। हालांकि ये जो मॉडल वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया लेकिन इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में इस झिल्ली की संरचना समझाने के लिए एक अन्य वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉबर्टसन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्टसन। और उन्होंने एक मॉडल दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। एकक झिल्ली, एक झिल्ली पाई जाती है। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी जीव हो उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक समान होती है। अब एक समान होती है, ये तो कह दिया एक समान होती है, लेकिन किससे बनी होती है? तो इन्होंने यही कहा कि 3 लेयर होती है। एक सबसे बाहर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, सबसे अंदर होती है वो भी प्रोटीन से बनी होती है और बीच में जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ही मॉडल है उनका ये कहना है कि जो कोशिका झिल्ली है उसका निर्माण प्रोटीन और वसा से होता है। अब यहां पर उन्होंने इसको समझाने का प्रयास भी किया कि पारगम्यता जो है, मतलब कोशिका झिल्ली में जो पारगम्यता पाई जाती है वो किस कारण होती है, इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की। हालांकि अंदर, बाहर, मध्य ये चीजें उन्होंने बताई, लेकिन कोशिका झिल्ली के अंदर जो पारगम्यता की बात करते हैं कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है, पारगम्यता किस कारण होती है इस चीज को वो समझा नहीं पाए, मतलब पारगम्यता की वो व्याख्या नहीं कर पाए। इसके बाद में एक सर्वमान्य मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, लिक्विड मोज़ेक मॉडल। सिंगर और निकोलसन नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर यह मॉडल दिया और वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में यह जो द्रव मोज़ेक मॉडल है यह सर्वमान्य मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वो लचीली होती है, कोमल होती है, पारगम्य होती है। तो ये जो लास्ट में या जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, वर्तमान में हम इसको है वो सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इस प्रकार देखिए, सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया द्रव मोज़ेक मॉडल
वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य मॉडल है। इस मॉडल के अंदर यदि हम बात करें तो देखिए बीच में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती है। बीच में क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड, और इसकी भी 2 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 2 परत पाई जाती है। और यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड का अणु होता है, फॉस्फोलिपिड का जो अणु होता है, इसके 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? एक अणु के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जो होता है वो तो होता है जलरागी, और दूसरा जो सिरा होता है वो होता है जलविरागी। जलरागी और जलविरागी। जलरागी जो सिरा होता है वो शीर्ष की ओर होता है, शीर्ष, और जो जलविरागी सिरा होता है ये केंद्र की ओर होता है। अभी 2 सूत्र होते हैं, तो जैसे इस तरह से है, तो ये जलरागी सिरा ये बाहर की ओर होता है और जलविरागी सिरा है वो केंद्र की ओर होता है। तो इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। ये जो जलरागी सिरा है ये इसको शीर्ष कहा जाता है, जलविरागी को हम पूंछ वाला सिरा कहते हैं। ये पूंछ भाग है, फॉस्फोलिपिड का पूंछ भाग है। अब ये जो जलरागी है ये शीर्ष है, या हम ये कह सकते हैं कि बाहर की ओर जो प्रोटीन की 2 परतें पाई जाती है ये प्रोटीन की ओर स्थित होता है। जलरागी सिरा है वो प्रोटीन की ओर स्थित होता है। अब देखिए इसमें ये शीर्ष भाग है और ये इसका पूंछ भाग है। 2 परतें हैं, तो ये इसका शीर्ष भाग और इसका पूंछ भाग। इस तरह से ये शीर्ष भाग, ये पूंछ भाग, ये शीर्ष भाग, ये पूंछ भाग, शीर्ष भाग, पूंछ भाग, शीर्ष भाग, पूंछ भाग, इस तरह से। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर की ओर, ये इसके बाहर की ओर क्या पाई जाती है? प्रोटीन की परतें पाई जाती है। बाहर मतलब इस साइड में पाई जाती है, इस साइड में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन की कितनी परतें होती है? 2 होती है, एक ये और दूसरी ये। अब प्रोटीन की परतें भी 2 होती है और प्रोटीन 2 प्रकार के भी होते हैं। जैसे ये प्रोटीन जो है ये बाहर की ओर स्थित है, इसलिए इसको बाह्य प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहेंगे? इसको तो बाह्य प्रोटीन कहा जाता है। बीच बीच में ये जो प्रोटीन होता है ये पूरी तरह से इसमें धसा हुआ भी पाया जाता है। इस तरह से ये ऐसे जो सुषुप्ति विसरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के अणु आयन पदार्थों को अंदर ले जाने में या वाहक के रूप में यह कार्य करता है। ये अंदर धसा हुआ होता है, इसलिए इसको अंगीभूत प्रोटीन कहा जाता है या आंतरिक प्रोटीन कहा जाता है। बीच बीच में इसमें इसके बाद में ये फिर वही ये प्रोटीन की परत आ गई, यहाँ पर ये प्रोटीन की परत आ गई, फिर ये बीच में शीर्ष, टेल, हेड, टेल, यहाँ पर ये हेड, टेल, हेड, टेल, इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है। बीच में कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट के अणु भी इस तरह से पाए जाते हैं। ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे यहाँ पर और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इस तरह से बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब ये जो दोनों फॉस्फोलिपिड की परतें होती है, दोनों फॉस्फोलिपिड की परतें, इनकी मोटाई, फॉस्फोलिपिड की जो परतें होती है इनकी मोटाई होती है 35 एंगस्ट्रॉम, और इसके बाहर दोनों ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है। तो एक परत जो प्रोटीन की होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो प्रोटीन की जो परतें होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस तरह से प्रोटीन की जो दोनों परतें हैं वो कितनी हो जाएगी? 20 और 20 40 एंगस्ट्रॉम, और जो फॉस्फोलिपिड की परतें हैं वो कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम। कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 40 और 35 75 एंगस्ट्रॉम। इतनी जो मोटाई होती है वो किसकी होती है? कोशिका झिल्ली की होती है। अब यहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट पुनः वही प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन और वसा के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। इस प्रकार
ये जो कोशिका झिल्ली है, ओवरऑल यदि हम संरचना की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन का रेशियो है उसका जो परसेंटेज है वो होता है 60 से 80%। ओवरऑल इस झिल्ली के अंदर प्रोटीन है वो 60 से 80% पाया जाता है। इससे कम इसके अंदर वसा पाई जाती है और सबसे कम इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो प्रोटीन कितना है? 60 से 80। वसा कितनी है? वसा इसके अंदर पाई जाती है 20 से 40% और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है वो 5% पाया जाता है। अब यदि आपको कोशिका झिल्ली का कंपोजिशन पूछा जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इतने परसेंटेज उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है, जिसे झिल्ली के रूपांतरण कहा जाता है। सबसे पहले इस झिल्ली के रूपांतरण के रूप में सूक्ष्मांकुर नामक संरचना बढ़ती है। सूक्ष्मांकुर के बारे में यदि हम बात करें तो जो आंत्र है, पाचन तंत्र का जो पार्ट है आंत के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए तंतुनुमी या रोम शब्द से संरचनाओं का निर्माण करती है, मतलब छोटे छोटे अंकुर का निर्माण करती है। इसी को सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। अब ये कोशिका झिल्ली है, इसके द्वारा कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए धागे शब्द से संरचनाओं का यदि निर्माण करती है तो इसको डेस्मोसोम कहा जाता है। और यदि ये कोशिका झिल्ली दो कोशिकाओं को बांधे रखने का कार्य करे, दोनों के बीच में टाइट जंक्शन हो, दो कोशिकाएं आपस में टाइटली जुड़ी हुई हो, तो इसको इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। इस तरह से ये इस कोशिका के अलग अलग प्रकार के रूपांतरण हैं। अब यदि हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के कार्यों की बात करें तो ये सजीव होती है और सबसे बाहर पाई जाती है, तो ये उस कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली है ये चयनात्मक पारगम्य होती है, तो ये विभिन्न प्रकार के अणु हैं, पदार्थ है, आयन है, इनको बाहर डालना या बाहर वाले को अंदर लेना है, तो यह कार्य भी किसका है? इसी कोशिका झिल्ली का होता है। इसके अलावा यह कोशिका के सबसे बाहर पाई जाती है, तो कोशिका की रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, कोशिका को आलंबन खड़ा रखना, उसको स्थिर रखना, ये सभी जो कार्य होते हैं ये इस कोशिका झिल्ली के होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, इसके और कौन से रूपांतरण हैं, इसके क्या गुण हैं और इसके क्या कार्य है, इसके बारे में हमने डिटेल से समझने का, जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए बिंदु के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।